हेलो दोस्तों, आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। आप सबको मालूम है कि जो मिट्टी शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया हो गया है। और सोलम का मीनिंग होता है फर्श। अर्थात हम कह सकते हैं जो मृदा है एक बहुमूल्य प्राकृतिक साधन है। ठीक है। इसे कोई मानव नहीं बनाता कि किसी चीज का निर्माण करता हो मानव। यह हमें एक प्राकृतिक की देन है मृदा। बहुत से वैज्ञानिकों ने मृदा को बहुत सी परिभाषाओं से परिभाषित किया, लेकिन एक सिंपल सी परिभाषा है कि मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। जो हम देखते हैं ना, जो दानेदार कण वाली परत होती है, जो भूपृष्ठ पर जो दानेदार कण वाली जो पतली परत होती है उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि भारत में 8 प्रकार की मृदाएं हैं, जिनका वर्णन हम इस टॉपिक में करेंगे। सभी मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। भारत की मिट्टियां। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम प्रदान करता है। पृथ्वी की यह ऊपरी परत खनिज, कणों, जीवाश्मों का एक संकुलन मिश्रण है जो कई लाख वर्षों से निर्मित हुआ है। इसके बिना पृथ्वी पर क्या है कि जीवन संभव नहीं है। यह एक अभिन्न संगठन है। इसके रूप में मृदा जीवन समर्थक तंत्र का एक संगठन है। भूमि की उपलब्धता और उसके मृदा की किस्म पर निर्भर है कि इस कारण जो जनसाधारण है भूमि तथा मृदा में कोई अंतर नहीं मानते, किंतु वैज्ञानिक मानते हैं। किसी भी वनस्पति विहीन भूमि पर आप मृदा को प्रथम दृष्टि देख सकते हैं। किसी सघन वन से इस प्रकार की मृदा हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां पे क्या है कि पत्तियां गिरी हुई होती है, मृदा प्रचिष्ट आच्छादित रहता है। पौधों की वृद्धि को समर्थक करने के लिए मृदा का एक क्रांतिक संसाधन है। विभिन्न खेतों की मृदा और उनकी उत्पत्ति तथा प्रबंध के अनुसार दृष्टि, रूप, लक्षण, उत्पादकता में भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु वे सभी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वानिकी, पर्यावरण सुरक्षा, जीवन की गुणवत्ता में समान महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। मृदा को कृषि की उपयोगिता दृष्टिकोण से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने मृदा की बहुत सी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। देखते हैं हम कौन क्या है कि जो मृदा क्या है कि जो प्राकृतिक पर जो खनिज, पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से क्या बनी है? मृदा बनी है। यह हमें दानेदार मिलती है। देखो, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं, जिसके लक्षणिक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण होते हैं जो पौधों की क्या करते हैं? वृद्धि एवं विकास के लिए माध्यम प्रदान करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो वनस्पतियों को पोषण मिलता है वो मृदा या प्राकृतिक अक्षमता या मृदा की उर्वरकता कहलाती है। क्या है कि अपक्षय शब्द आएगा। अपक्षय का मीनिंग है तापमान, पौधे, मनुष्य की क्रिया में सेलों का टूटना, यक्ष्य होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। आगे देखें, मृदा एक प्राकृतिक त्रियामी पिंड है। त्रियामी का मतलब है कि मृदा के अंदर तीनों गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है। 3 गुण कौन से? लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई। मृदा इसे त्रियामी रूप को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका ऊपरी पृष्ठ से लेकर नीचे पैतृक पदार्थ तक सभी सतहें उनमें उत्कटन होता है। इसको हम 3 सतरों पर बांटते हैं मृदा को। कौन कौन से? क, ख, घ। ये हम इसका क्या करते हैं? पिंड बनाते हैं त्रियामी, जो हम तीनों स्तरों को इसके अंदर बांटते हैं। क, ख, घ। किसी स्थान पर क्या है कि मृदा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मृदा का परिच्छेदीकरण करना होता है। उसका अध्ययन होना बहुत जरूरी है ताकि हम मृदा के बारे में जान सकें। ठीक है। जो इसके लिए मृदा का एक पृष्ठ से नीचे तक का भाग काटना होगा, उसमें विभिन्न परतों का निरीक्षण करना होगा, जिन्हें स्तर कहा जाता है। प्रत्येक विकसित मृदा एक भिन्न परिच्छेदिका लक्षण होता है। मृदा परिच्छेदिकाओं को समानता, विषमता के आधार पर उन्हें विभिन्न भागों में समूह में वर्गीकृत किया गया है। मृदा पृष्ठ तथा जुताई परत परिच्छेदिका का ऊपरी परत है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? जीवाश्म मिलता है।
जीवाश्म के एकत्रित होने से काले रंग का होता है। यह ऊपरी परत स्तर यानी कह कहलाती है। मृदा के जो नीचे होती है वहां पे कम जीवाश्म मिलता है, उसमें क्या होता है कि मृतिका, चूना, लोहा आदि जैसे परत मिलते हैं, उन्हें हम पुनः निरीक्षित कर देते हैं, जिसे हम क्षय कहते हैं। मृदा पृष्ठ की सबसे निचली पैतृक सामग्री जिसे हम गय कहा जाता है। प्रत्येक स्तर में क्या है, मृदा एक समान विकसित हुई है और समान लक्षण प्रदर्शित करती है। ये स्तर जो विशिष्ट दृश्य लक्षणों के जैसे कोणों का परिणाम, आकार, विन्यास, रंग इत्यादि होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्तर को दूसरे से विभेद करते हैं। मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा की गहराई अत्यधिक ढलान वाले पहाड़ी पर कुछ सेंटीमीटर होती है, जो जलोढ़ निक्षेपों से कई मीटर गहरी होती है। मृदा निर्माण एक स्वतंत्र लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया है। अनुमत पृष्ठ मृदा 15 सेंटीमीटर गहरी के निर्माण में प्राकृतिक को 3600 से 6000 वर्ष लग गए थे। भारत कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। उसने क्या किया कि मिट्टी को 8 प्रकार से बांटा है। कौन कौन सी? पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। 7वीं मिट्टी है, उसका नाम है पिट या दलदलीय मिट्टी। 8वीं पे आती है लवणीय या अपसारीय मिट्टी। भारत में सावर्धिक अक्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टियों के क्रमानुसार फर्स्ट ऑफ जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के एरिया पे 43% एरिया पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सेकंड पे आती है अपनी लाल मिट्टी, जो कि पूरे क्षेत्रफल पे 18% लाल मिट्टी पाई जाती है। थर्ड पे आती है काली मिट्टी, जो कि 15% पाई जाती है। फोर्थ पे आती है लेटराइट मिट्टी, जो कि भारत में 3.7% एरिया पे लेटराइट मिट्टी हमें देखने को मिलती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इस तरह से हम सारी मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। मालूम होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, लाल का कैसे हुआ, और ये आठों की आठों मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ है, कौन सी इन मिट्टियों पे खनिज उगाई जाती है, क्या कुछ किया जाता है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे आती है अपनी जलोढ़ या फिर कहाँ पे, तो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में नदियों घाटियों के मतलब कि सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। ये बहुत सारे एरिया में पाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत का 40% एरिया में हमें क्या मिलती है कि जलोढ़ मिट्टी मिलती है। चलो देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा अक्षेत्र तक फैली है। अत्यधिक उर्वरकता वाली इस मिट्टी का विस्तार सामान्यतः देश की नदियों के बेसिन एवं मैदानी भागों तक ही सीमित है। हल्के भूरे रंग वाली यह मिट्टी 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर पर आवृत किया गए हैं। इसकी भौतिक विशेषताओं का निर्धारण जलवायु दिशाओं विशेषकर वन वनस्पति की वृद्धि द्वारा किया जाता है। इस मिट्टी पर उत्तरी मैदान की सिंचाई मध्यम से गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहन फसलें तथा सब्जियों की खेती की जाती है। उत्पत्ति और संरचना तथा उर्वरकता की मात्रा के आधार पर इसको हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पे आता है बांगर मिट्टी, जिसे हम पुरातन या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। नदियों द्वारा बहकर उन्हें प्रस्वित भागों में अत्यधिक ऊंचाई तक बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। नदियों में आने वाली बाढ़ का पानी ऊंचाई के कारण इन पर नहीं पहुंच पाता। नदी जल की प्राप्ति न होने, धरातलीय ऊंचाई तथा जल तल के नीचे होने के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार की काफी मिट्टी असर हो गई है। ऐसी मिट्टियों को रेह या कल्लड़ के नाम से जाना जाता है। जो ये मिट्टी है नदियों के द्वारा बहकर लाई जाती है। सेकंड पे आती है अपनी खादर मिट्टी। जो खादर मिट्टी है नदियों के भाड़ के मैदानी
तक ही सीमित होती है। इनके कण बहुत ही महीन होते हैं, छोटे छोटे इनके कण होते हैं। इनकी जल धारणा शक्ति पुरातन जलोढ़ या फिर कह सकते हैं हम बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। नदी घाटियों में स्थित होने के कारण इस मिट्टी की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती। इस पे क्या है कि रबी की फसल के लिए बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ मानी जाती है। थर्ड पे आती है अपनी मिट्टी, अति न्यूनतम जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में मिलती है। यह मिट्टी दलदलीय नमकीन प्रकृति की होती है। इसके कण अत्यधिक बारीक होते हैं। इसमें पोषक चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जीवाश्म आदि मात्रा समित रहती है। इस मिट्टी में गन्ना, जूट आदि फसलों के लिए कृषि की जाती है। डेल्टा के उच्च भागों में पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम राड के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का गठन बुलाहे डोमट से लेकर मृत्तिकाएं के रूप में पाया जाता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पतियों के अंश कम मात्रा में मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। यानी हम कह सकते हैं जो मिट्टी है ये बुलाई दोमट मृदा जल धारणा की क्षमता में सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रेत के कण काफी भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। पश्चिम से पूर्व तक इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। मृदा में रेत मृतिक के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। सेकंड आती है अपनी मिट्टी लाल मिट्टी। देखो लाल मिट्टी क्या है कि लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार या कायांतरित चट्टानों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाज की कृषि की जाती है। कौन से स्थान पर मिलती देखे? प्राप्ति स्थान लाल मिट्टी का। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के पूर्वी भागों, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिम जिले, मेघालय की खासी, जयंती तथा गोरों की पहाड़ियों, नागालैंड, राजस्थान के आवरी पर्वत, जो अरावरी पर्वत की पहाड़ियां ही हैं, के पूर्वी क्षेत्रों, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ देखें? ग्रेनाइट शैलों के निर्माण के कारण इस रंग भूरी, चॉकलेटी, पीला तथा काला तक पाया जाता है। इसमें छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। क्या है कि छोटे कणों वाली मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, बड़े कण वाली बल्कि उससे कम उपजाऊ होती है। फिर हम उसे बंजर भूमि के रूप में जानते हैं या बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की मात्रा कम मिलती है, जबकि लोहे, तत्व, एल्यूमिनियम, चूना पर्याप्त मात्रा में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत में दूसरे सावर्धिक क्षेत्र पर 18% कह सकते हैं हम कि पूरे 18% एरिया पे हमें लाल मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी में क्या होता है कि लोहे के ऑक्साइड के कण के कारण हमें क्या दिखाई देती है? जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल दिखाई देता है। लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात लोहा जब खुले में रहता है तो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण क्या है कि लोहे में जंग लग जाता है, और यह जंग क्या कहलाता है? लोहे का ऑक्साइड ऑक्सीकरण कहलाता है। दक्षिणी भारत में पठारी भारत के सावर्धिक क्षेत्र पर हमें लाल मिट्टी पाई जाती है। पठारी भारत का आधा पूर्वी भाग लाल मिट्टी का क्षेत्र तथा आधा पश्चिमी भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। लाल मिट्टी पठारी भारत के पूर्वी भाग तथा पूरे दक्षिणी भारत में पाया जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में पाया जाता है। लेकिन जो लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो हमें तमिलनाडु में पाया जाता है। लाल मिट्टी पठारीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है। यह मिट्टी हम कह सकते हैं कि उपजाऊ मिट्टी नहीं है। यही कारण है कि खाद्यान्नों की खेती यहाँ कम होती है। अपनी नेक्स्ट मिट्टी है थर्ड नंबर पे काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी या फिर काली कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग ढक्कन, ट्रैप और लोहे में नसी और शिस्ट से हुआ है। ये मिट्टी भारत के कच्चे भागों में पाई जाती है। प्राप्ति स्थान कौन से हैं? भारत में 5 लाख वर्ग एरिया पे यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी 100 से 250 उत्तरी अक्षांश, 730 से 800 पूर्वी देशांतर के बीच में पाई जाती है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तथा समुद्री तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सेलम, रामनाथपुरम, कोयटमपुर तथा तिरुनेलवेली, राजस्थान की बूंदी टीके आदि क्षेत्रों में यानी 5.5 लाख वर्ग क्षेत्रफल तक विस्तृत है। इसका निर्माण कैसे हुआ? यह मिट्टी दक्कन ट्रम्स के सैलों के विखंडन से निर्मित है। साधारणतः हम कह सकते हैं कि यह मिट्टी मृतकायम, लसली तथा अपारगम्य होती है। इसका रंग काला तथा कणों की बनावटी घनी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्मों की कम मात्रा पाई जाती है, जबकि चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एवं लोहे पर्याप्त मात्रा में मिले रहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कृषि के लिए अनुकूलन। उच्च स्थानों पर मिलने वाली काली मिट्टी निचले भागों की काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। निम्न भागों की गहरी काली मिट्टी में गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण इसे काली की यानी कपास की काली मिट्टी या कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी की जो जल धारणा की क्षमता अधिक है, यही कारण है कि यह मिट्टी शुष्क कृषि के लिए अनुकूलन है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों तक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा कहा जाता है। कपासी, रेगड़ू, लावा मिट्टी। केरल मिट्टी। उत्तर प्रदेश में केरल मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोज्मा कहा जाता है। चेरनोज्मा मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में, यूक्रेन में, ग्रेट लेक्स के पश्चिमी में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह ढक्कन ट्रम्प के लावा चट्टानों की अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है। तो हम कह सकते हैं कि जो काली मिट्टी है उसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की विशेषता और अर्थात मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में होता है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण करने की क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को श्वेत जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती सर्वाधिक गुजरात राज्य में होती है, अर्थात कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात राज्य में ही होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि ये जल धारण करने की क्षमता इसके अंदर अधिक होती है और चिपचिपी होती है और सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है और जिससे इसे हम
काली मिट्टी को स्योत मिट्टी या फिर स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेराइट मिट्टी। जो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, यह किन किन इलाकों में पाई जाती है, भारत के कितने प्रतिशत एरिया पे लेटेराइट मिट्टी मिलती है, इन सब के बारे में हम इसका पढ़ते हैं। जो लेटेराइट मिट्टी का पीएच मान होता है ना, वो 4.0 से लेकर 5.0 तक ही होता है। चलो स्टार्ट करते हैं कि लेटेराइट मिट्टी उष्णीय कटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ मिट्टी प्राय हुन उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है जहाँ ऋतुहीन वर्षा होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लोकप्रिय यह क्या है कि लाल मिट्टी से अलग होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है जिसका पीएच मान हमें 4.0 से 5.0 तक ही मिलता है। लेटराइट मिट्टी कहवा एवं काजू उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। लेटराइट मिट्टी पे चावल, कपास, मोटे अनाज, गेहूं, कहवा, रबड़ तथा सिनोकोना एक पदार्थ होता है आदि की पैदावार होती है। इसकी प्राप्ति स्थान कौन कौन से हैं देखें। जो लेटराइट मिट्टी है भारी वर्षा और ऊंचे तापमान वाले इलाकों में पाई जाती है। इस मिट्टी पे क्या है कि विस्तृत मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र उच्च भागों में हुआ है। इसके प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्व पश्चिमी घाट, पहाड़ों के पास वाले क्षेत्र, बिहार में राजमहल की पहाड़ियां, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और असम राज्य के कुछ भाग होते हैं। इस मिट्टी पे सर्वाधिक विस्तार जो है वो सबसे ज्यादा केरल राज्य में देखने को पाया है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ। देश के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत लेटराइट मिट्टी का निर्माण मानसून जलवायु जो मानसून जलवायु की अधरता का मीनिंग है नमी वहां की एवं शुष्कता के क्रमक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इस विभिन्नताओं से निष्कर्षण की प्रक्रिया को अधिक क्रियाशील रहने के कारण शैलों में सिलिका की मात्रा काफी कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कि हमें लेटराइट मिट्टी का पीएच मान कितना है 4 से लेकर 5 तक। यहाँ पे फसल कौन सी है, जो कपास, मोटे अनाज की फसल पैदा की जाती है। जो लेटराइट मिट्टी का निर्माण शैलों के टूटने या फूटने से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट तथा भूमिगत जल वाली लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहराई जो लाल लेटराइट में लोहे ऑक्साइड तथा पोटासियम की मात्रा अत्यधिक मिलती है। इसमें उर्वरकता कमी होती है, किंतु जो निचले भागों में खेती की जाती है ना, वो सफेद लेटराइट की उर्वरकता वह सबसे कम होती है। इसमें क्या है कि और कोओलोनिन की अधिकता के कारण इसका रंग हमें सफेद हो जाता है। भूमिगत जल वाली लेटराइट मिट्टी काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में मिट्टी के ऊपरी भाग में स्थित लोहे ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटराइट मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। फर्स्ट पे क्या है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। सेकंड पे है अधिक गर्मी। उपयुक्त दोनों परिस्थितियों भारत के 3 क्षेत्र में पाई जाती है। फर्स्ट पश्चिमी घाट पर, सेकंड उड़ीसा घाट पर, थर्ड अपना है शिलोंग के पठार पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो भारत में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है वो हमें कहाँ मिलता है, केरल में मिलता है, और जो काली मिट्टी का वो महाराष्ट्र में मिलता है। इसके बाद क्या है कि दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र में पाया जाता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों के पश्चिमी घाट और पूर्वी ढाल के सहारे क्या है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा का दर्जा की जाती है। साथ ही विषुवतीय रेखा के नजदीक होने के कारण इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है। भारत में लेटराइट मिट्टी का विस्तार पश्चिमी घाट, तमिलनाडु की शिवराय पहाड़ियां, उड़ीसा के तट, झारखंड की राजमल पहाड़ियां, मेघालय एवं असम की पहाड़ियां तथा मेघालय के शिलोंग पठार, असम की मिरिकिरी रेगमा की पहाड़ियां, यहाँ पे क्या है कि लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चलो एक बार और देखते हैं। फर्स्ट पे कौन है, पश्चिमी घाट, सेकंड पे तमिलनाडु की शिवराय की पहाड़ियां, थर्ड पे उड़ीसा का तट,
फोर्थ पे कौन है? झारखंड की राजमल की पहाड़ियां हैं। जो राजमल की पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? झारखंड में। फिफ्थ नंबर है मेघालय एवं असम की पहाड़ियां, या अर्थात हम कह सकते हैं मेघालय के शिलोंग पठार तथा असम के मीकीर रेगम की पहाड़ियों पर हमें लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्या है कि भारत में जो फर्स्ट स्थान पे कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, सेकंड पे लाल मिट्टी, थर्ड पे काली मिट्टी, और जो फोर्थ स्थान है वो लेटराइट मिट्टी का पाया जाता है। जो लेटराइट मिट्टी भारत में चौथा सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत मिट्टी है। ईंट बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मिट्टी में क्या है कि ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की कमी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में लोहे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण ही तथा क्रम से भिगोने एवं सूखने के कारण इन क्षेत्रों में मिट्टियों की सिलिका पदार्थ का निरीक्षण हो जाता है। अर्थात सिलिका पदार्थ रिस कर नीचे की ओर चला गया है। अर्थात लेटराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निरीक्षण से हुआ है। लेटराइट मिट्टी एक निलक्षित मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जो खाद्यान्नों के लिए लेटराइट मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए खाद्यान्नों की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त नहीं है। जो लेटराइट मिट्टी पर यह चाय, काफी, मसाला, काजू, चीनी, कोए की खेती ही की जाती। जो यह मिट्टी है ये बहुत ज्यादा अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। फिफ्थ स्थान पे है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। राजस्थान तथा राजस्थान के जो आसपास राज्य होते हैं उनमें मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिली है। इसका विस्तार भारत के दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के कच्छ रण के क्षेत्रों में ही हुआ है। इस मिट्टी में क्या है कि खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पे मोटे अनाज की खेती की जाती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, सरसों, मोटे अनाज आदि की खेती में राजस्थान है वो सबसे आगे है, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में ही है। राजस्थान के जो गंगानगर जिला, जहां से इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो इंदिरा गांधी नहर है वो कौन सी नदी से निकाली? ब्यास नदी और सतलुज नदी से मिलती है जो पंजाब में। वहां से क्या है कि इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया और राजस्थान की ओर ले जाया गया। अगले पॉइंट है हरित क्रांति के क्षेत्र में राजस्थान का जो श्रीनगर जिला है वो भी शामिल था। पंजाब के हरि के नाम के स्थान पर व्यास नदी सतलज से मिलती है और मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? पोग नामक बांध बनाकर इस नदी को इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की ओर ले जाया गया, जो कि 7 राज्यों की सिंचाई करती है। राजस्थान राज्य में 7 राज्यों की सिंचाई करती है। अगली हमारी नेक्स्ट मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी भारत के हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। इसका कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चूंकि हिमालय पर वनस्पतियों तथा जीवों की प्रचुरता है, अधिक मात्रा में वहां पे वनस्पति और परजीव पाए जाते हैं। इसी कारण हिमालय में पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की प्रचुरता पाई जाती है। जो ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ सेब, नाशपाती, चाय की खेती होती है। पर्वतीय मिट्टी एक पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं है, बल्कि यह एक अविकसित तथा निर्माणीय जो निर्माणाधीन मिट्टी है, अर्थात इसका निर्माण अभी अभी हो रहा है। हमने भारत की सभी मिट्टियों के बारे में वर्णन किया है। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, कौन सी फसल उगती है। जी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।